नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के प्यारे चीतो। बेटे इस बार यूपी पुलिस ना आर पार कर दो। इतनी मेहनत करके जाओ, इतना बढ़िया पढ़ के जाओ, इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि पेपर जैसा भी आए, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, वाकई चीर फाड़ कर देना पेपर में। ठीक है मेरे भाई। और गणित समझाने के लिए, गणित के सवाल पेपर में फंसाने के लिए, बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए हम तो जिंदा बैठे ही हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम यूपी कांस्टेबल के जिन बच्चों को अभी पेपर देना है 8 9 10 जून को, उसके लिए हम एग्जाम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। और आज हम 8वां एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें भी मैं आपको गणित के दी बेस्ट क्वालिटी के पेपर में डायरेक्टली दिखने वाले 25 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अब की बार यूपी पुलिस आर पार, ठीक है, तहस नहस कर देना प्यारे बच्चों। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। बेस्ट बेस्ट सवाल कराऊंगा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपको खुद से फील होगा। जो मैं करा रहा हूं यही लेवल इसी के आसपास रहने वाला है। ठीक है बच्चों, गणित का। तो आइए, पहला सवाल आपके सामने। आज के टेस्ट में मैंने जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर हुआ था 2024 का, इस एग्जाम के ज्यादातर बेस्ट क्वेश्चंस को ले लिया है ना आज के टेस्ट में। आइए, पार्किंग स्थल में दो प्रकार के वाहन होते हैं, दुपहिया और चार पहिया, है मोटरसाइकिल और कार। पार्किंग स्थल में वाहनों की कुल संख्या 200 है। जब सभी वाहनों के पहियों की संख्या गिनी जाती है तो कुल पहिया लोग कितना है? 580। पूछा पार्किंग स्थल में चार पहिया वाहनों की कुल संख्या बताइए। चौपहिया वाहन जो है कितने हैं? चार पहिया वाहन कितने? बेटा ये वही सवाल है कि एक चिड़ियाघर में दो तरह के जानवर हैं, दो पैर वाले, चार पैर वाले। कुल जानवरों की संख्या यानी कि कुल हेड कितने हैं? 200। और जब पैर गिनते हैं, अभी यहां पे क्या गिन रहे हैं? वाहनों के टायर कितने हैं? कुल टायर 580। लेग्स कितने? 580। तो चार पहिया वाहनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। रीजनिंग में भी सवाल बनता है। इस सवाल की डायरेक्ट ट्रिक है कि चौपहिया वाहनों की संख्या अगर पूछी जाएगी दोपहिया चौपहिया में, चौपहिया की डायरेक्ट आप निकाल सकते हो संख्या L/2 - H, L/2 - H। याद कर लीजिए ट्रिक, है ना। कुल कितने यहां पे जो है पहिया है? 580। 580 बटे 2, 290। कुल कितने हेड्स हैं मेरे भाई? कुल कितने वाहन है? 200। 290 माइनस 200 यानी कि 90 आ गए सवाल का आंसर। इससे स्मार्ट सॉल्यूशन इस सवाल का नहीं होता, बी ऑप्शन। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे। समान दूरियों को क्रम से u किलोमीटर पर आवर, v किलोमीटर पर आवर और w किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है। औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। ये है? औसत चाल का मतलब क्या होता है? कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय, है ना। यू वी डब्ल्यू की चाल से समान दूरी जाते औसत चाल आ जाएगी। ये डी ऑप्शन। हालांकि एक फॉर्मूला भी है, पर कैसे करेंगे? बेसिक क्या, देखिए, समान दूरी आप जा रहे हो अलग अलग स्पीड से, यू वी डब्ल्यू किलोमीटर पर आवर की चाल से, औसत चाल बताइए। तो समान दूरी प्यारे बच्चों आपने मान ली 1 किलोमीटर, है ना। 1 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। जब कुछ मान नहीं तो सबसे आसान मानो 1 किलोमीटर। यानी कि आप 1 किलोमीटर जाते हो यू की चाल से, फिर 1 किलोमीटर वी की चाल से, फिर 1 किलोमीटर डब्ल्यू की चाल से। तो कुल चाल, कुल दूरी की आप कितनी गए? 1 + 1 + 1, 3 किलोमीटर आप दूरी गए। भाई कुल डिस्टेंस आप कितनी गए मेरे भाई? 1 + 1 + 1। अब 1 किलोमीटर जाओगे यू की स्पीड से, ये आगे कुल दूरी। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। 1 किलोमीटर जाओगे यू की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 1/u। 1 किलोमीटर जाओगे वी की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 1/v। 1 किलोमीटर जाओगे डब्ल्यू किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना टाइम लगेगा? 1/w। ठीक है। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया 3 और ये आ गया आपका टाइम। ठीक है बच्चों, कितना आसान सा सवाल था ये बताइए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति को 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विकर्ण रूप से मैदान को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक वर्गाकार मैदान होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब एक आदमी, इसका एरिया दिया है इस वर्गाकार मैदान का, एक आदमी इसको ऐसे विकर्ण के रूप से ऐसे डायगनली पार करना चाहता है प्यारे बच्चों, है ना। यहां से यहां पार करना चाहता है ऐसे चल के, तो कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। यानी कि आपको इस वर्गाकार मैदान का क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल, विकर्ण निकालना पड़ेगा ना। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, ध्यान याद कर लीजिए। अगर किसी वर्ग का विकर्ण डी है, उसका डायगोनल डी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट होता है d² बटे 2।
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। लेकिन अगर विकर्ण पता है तो सीधा क्या निकालते हैं? एरिया डी स्क्वायर बटे 2। डायगोनल कितना है वर्गाकार मैदान का? एरिया कितना है? 24,200। तो 24,200 आ गया प्यारे बच्चों। यहां पे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 2 से, तो कितना आ जाएगा? डायगोनल का स्क्वायर आ जाएगा ये 48,400। ठीक है बच्चों। और अंडरूट लेंगे, 484 का अंडरूट क्या होता है? 22, यानी कि डायगोनल आ गया 220 मीटर। केवल विकर्ण पूछा होता ये आंसर आ जाता, लेकिन पूछा है कितना टाइम लगेगा विकर्ण से पार करने में। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस है 220 मीटर बटे स्पीड है 4.4 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो आंसर सीधा सेकंड में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में बदल ली। अब बताइए 4.4 का 5 गुना 22, 22 से 220 10 बार चला जाएगा। 18 ऊपर 18 दुशा में 180 सेकंड लगेगा भाई। 180 सेकंड आंसर है। मिनट में कितना हो गया? 3 मिनट। 1 मिनट 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट 180 सेकंड। तो बहुत अच्छा सवाल है और प्रीवियस ईयर है बेटा आप ही के स्टेट एग्जाम का। बताइए चौथा सवाल। महिला श्रमिक की प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हुई, जबकि साप्ताहिक कामकाजी घंटों में 8% की कमी हुई। यदि उसे पहले 50 घंटे के लिए प्रति सप्ताह 1200 रुपए मिलते हैं, तो साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। आप बताओ, एक महिला बेचारी मजदूरी कर रही है, कितने दुख की बात है। पर घंटे उसकी मजदूरी बढ़ गई 12.5%। पर घंटे उसकी मजदूरी 12.5% बढ़ गई। लेकिन हफ्ते में, एक सप्ताह में वो जितने घंटे काम करती है, घंटों की संख्या में 8% कमी आ गई। तो पूछा उसका साप्ताहिक वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, वीकली वेजेस में कितना परसेंट चेंज आएगा। अब बताओ, एक महिला की वीकली कमाई कैसे निकालेंगे? पर घंटे की कमाई गुणा एक हफ्ते में कितने घंटे काम करती है, ऐसी तो निकालेंगे। एक हफ्ते में कोई महिला मान ले 40 घंटे काम कर रही है, हर घंटे 50 रुपया कमा रही है, तो कितना कमाएगी? 40 घंटा गुणा 50, है कि नहीं बच्चे? तो यहां साप्ताहिक वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? पर घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ गई और घंटों में 8% की कमी आ गई, तो साप्ताहिक वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? इन दोनों का सक्सेसिव, सीधा सक्सेसिव निकालना है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट है, सीख लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल लिए प्यारे बच्चों आज के टेस्ट में। 12.5 माइनस 8, कमी हुई है ना इसलिए माइनस लेंगे, माइनस 12.5 गुणा 8/100%। 12.5 में से 8 घटाएंगे, कितना आ गया? 4.5। 12.5 गुणा 8 100 ही होता है, 100 से 100 कट गया। 4.5 में से एक और कम करेंगे, यानी कि 3.5%। पॉजिटिव आया है, तो वीकली जो इनकम है 3.5% बढ़ जाएगी वीकली वेतन। अगला सवाल, लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित मूल्य तय किया जाना चाहिए ताकि 10% की छूट के बाद भी 17% का लाभ हो? ठीक बच्चों, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक होना चाहिए कि अगर आप 10% डिस्काउंट दें तो भी आपको 17% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। भाई दुनिया के किसी भी सवाल में अगर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट आता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 10%, तो 100 माइनस 10 90। प्रॉफिट है 17%, तो 100 प्लस 17 117। ठीक बच्चों, ये किससे चला गया? 9 से चला गया 10 बार, और 9 से 117 13 बार। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्क प्राइस कितना है? 13। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3/10। 3/10 का मतलब 30%। तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक होना चाहिए, है ना? 10 से 13 30% अधिक है। ठीक है भाई, सवाल नंबर 6। एक वस्तु 12,000 रुपए में अंकित की गई, यदि 15% की छूट दी जाती तो 2% का लाभ होता। लागत मूल्य क्या था? एक वस्तु 12,000 रुपए में अंकित की गई, यानी कि 12,000 रुपए उस वस्तु का क्या प्यारे बच्चों? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, लिस्ट प्राइस है। 15% डिस्काउंट देते हैं अगर वस्तु के मार्क प्राइस पे, तो हमें 2% का लाभ होता है। लागत मूल्य क्या था? किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज बच्चों अगर दिया हुआ है, तो ऐसे हर एक सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकल आता है। क्या कॉन्सेप्ट है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। वैल्यू रख दो, डिस्काउंट की जगह 15, 100 माइनस 15 85। प्रॉफिट है 2%, 100 प्लस 2 102।
ये कट गया आपका 17 से, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102। जब सीपीएमपी का रेशियो आ गया तो सवाल खत्म, क्योंकि सवाल में वस्तु को आपको बता रखा है कि 12,000 रुपए अंकित की गई, मार्क प्राइस 12,000 रुपए दे रखा है, 6 की वैल्यू 12,000 रुपए 2,000 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 2,000 गुना, वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा प्यारे बच्चों 10,000 रुपए। और यही सवाल का आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है ना भाई, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 7वां सवाल असिस्टेंट ऑपरेटर का। एक प्रबंधन प्रवेश परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक का नुकसान होता है, यानी कि 0.5 नंबर काट लेंगे अगर एक सवाल गलत हुआ। एक छात्र सभी 100 प्रश्नों का प्रयास करता है और 120 अंक प्राप्त करता है। एक बालक ने सभी 100 सवाल अटेम्प्ट करे, वाकई नंबर आए 120, तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, उसने कितने सवालों का सही जवाब दिया है। वैसे तो इस सवाल को बच्चे एक्स वाई मान के करते हैं, पर बहुत बेहतरीन ट्रिक है इस सवाल की। एक बार बताओ, एक एग्जाम दिया, एक एंट्रेंस टेस्ट दिया एक बालक ने, अगर आप उस सवाल का सही आंसर दोगे, एक सवाल का सही आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने वो गलत कर दिया तो 2 नंबर मिलना तो छोड़ो, आपके उल्टे 0.5 नंबर कट जाएंगे। एक बालक के सभी 100 सवाल का जवाब दिया है, ठीक बच्चों, 100 सवाल उसने अटेम्प्ट किए, वाकई नंबर कितना है 120 नंबर आए, पूछा कितने सही करें। चलो ये मान लेते हैं कि माने वो उसने 100 के 100 सवाल ठीक करे, अगर वो 100 के 100 सवाल ठीक करता तो कितने नंबर आते भाई, एक सवाल सही करने पर 2 नंबर मिलते हैं, अगर 100 के 100 सवाल ठीक करता तो उसके नंबर आते 200, 200 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन उसके नंबर आए हैं केवल 120, यानी कि उसके 80 नंबर कम आए, 80 नंबर कम आए उस बालक के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके सारे 100 सवाल ठीक नहीं है, उसके सारे 100 सवाल ठीक नहीं, उसके कुछ सवाल क्या है गलत है। एक सवाल गलत होने पर मेरे प्यारे भाई 2 नंबर मिलने की बजाय आधा नंबर कट जाता है। एक सवाल गलत होने पर जो 2 नंबर मिलने थे वो तो गए, आधा नंबर और उल्टा कट गया, यानी कि एक सवाल गलत होने की वजह से आपको 2.5 नंबर का नुकसान होता है। एक सवाल गलत होने पे आपके 2.5 नंबर कम हो जाते हैं। तो अगर आपके 80 नंबर कम आए हैं, इसका मतलब आपने कितने सवाल गलत करे हैं, 80 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 32। तो 32 क्वेश्चंस का आंसर आपने रॉन्ग करा है। तो फिर आपने सही कितने किए हैं, 100 में से 32 गलत है, तो 100 में से 32 घटे, बाकी 68 आपने सही किए, तो आंसर डी है। ये तरीका है बिना एक्स वाई माने करने का। आइए, यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए गोले की त्रिज्या आर नापते हैं सेंटीमीटर में, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो सरफेस एरिया है, वो नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि वो त्रिज्या के वर्ग पे निर्भर करता है। गोलों का जो आयतन है वो नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो गोलों का आयतन त्रिज्या की पावर 3 पे निर्भर करता है। तो अगर यहां पे ध्यान से सुनेगा, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 9:16 है, सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो दोनों गोलों की त्रिज्या का रेशियो क्या आएगा, इसका अंडर रूट 9 का अंडर रूट 3, 16 का अंडर रूट 4, ठीक बच्चों, और दोनों गोलों के आयतन का रेशियो क्या आएगा, तो ये रेडियस के रेशियो का क्यूब होगा, वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो रेडियस के रेशियो का क्यूब होगा, यानी कि 27:64। ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है भाई। चलिए ये बताओ करो, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 9, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का। बनाइए भाई साहब, ये गजब का सवाल है सचिन। एक व्यापारी ने अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 35% अधिक निर्धारित किया। एक व्यापारी ने अपने सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो लागत मूल्य से 35% अधिक फिक्स किया, यानी कि 35% क्या, मार्कअप परसेंटेज। भाई कोई आदमी क्या फिक्स करता है, मार्क प्राइस फिक्स करता है ना। एक आदमी चाहता है कि यार ये मेरा सामान लागत मूल्य से 35% ऊपर बिके, तो एमआरपी जो फिक्स करेगा कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा रखेगा। आधा स्टॉक इस कीमत पर बेचता है, अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा
मूल बिक्री मूल्य पर 20% छूट पर बेचता है, बाकी स्टॉक मूल बिक्री मूल्य पर 35% छूट पर बेचता है। कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, अलग अलग सामान के हिस्से पर अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कुल लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आपको मार्कअप परसेंटेज पता है 35%। अगर आप ये पता लगा लो कि आपने सारे सामान पे मिलाकर कुल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, क्वेश्चन सॉल्व, है ना। देखो प्यारे बच्चों, ये है आधा स्टॉक, आधा का मतलब 1/2, और ये है कितना, 1/4, यानी कि 1/4। तो बटे 2 भी करना है, बटे 4 भी करना है। तो मैंने मान लिया कि 2 और 4 का एलसीएम, आपके पास टोटल 4 रुपए का स्टॉक है, तो 4 का आधा कितना है, 2। 4 का आधा 2 है। ये आपने बेचा प्यारे दोस्तों अंकित मूल्य पर, है ना। वह इसी कीमत पर बेचा, जो सेलिंग प्राइस फिक्स किया है उसी कीमत पर बेचा है आधा स्टॉक, यानी कि इस आधे स्टॉक पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया। डिस्काउंट कितना दिया, 0%। अगर आप अंकित मूल्य पर ही बेच रहे हो, जो सेलिंग प्राइस फिक्स है उसी पे बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितना दिया, 0%। स्टॉक 4 का है, 4 का 1/4 कितना होता है, 1। यह आपने बेचा है 20% छूट पर। फिर बचा कितना, 4 में से 2 और 1 3 का बिक गया, बचा 1। 1 का स्टॉक आपने बेचा 35% छूट पर। तो मुझे बताओ कुल मिला के आपने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। ओवरऑल सारे स्टॉक पर मिलाकर आपने छूट कितने परसेंट की दी है। तो डेटा बहुत आसान है ना बालको, कैसे आ जाएगा। वेटेड एवरेज से आप बताओ यहां कितना छूट है, 2 का 0% 0। यहां कितना छूट है, 1 का 20% 20। यहां कितना, 1 का 35% 35। तो 20 प्लस 35 55% की छूट है, कितने के सामान पर, 2 और 1 3 1 4 के सामान, 55/4 ही आ गया। ठीक बच्चों, आंसर यहां लगभग में ही है और काफी दूर दूर भी है ना। तो अप्रोक्स निकाल लेते हैं कि आपने 55/4 यानी कि लगभग 14%। कितना डिस्काउंट दिया अप्रोक्स, 14%। 14 चौका 56, ये 55 है। लगभग आपने 14% डिस्काउंट दिया। मार्कअप कितना किया है, 35%। तो कुल मिला के लाभ प्रतिशत क्या हुआ, 35 और -14 का सक्सेस, क्योंकि डिस्काउंट नेगेटिव होता है। 35 -14 -35 गुणा 14/100। ये बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों, जबरदस्त। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे डाले हमने। 35 -14 21, और ये 35 गुणा 14 420/100, यानी कि 4.2 है भाई, नहीं ये आ जाएगा 420 449 आएगा ना, 449/100 4.9। तो 21 - 4.9 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, लगभग 16% के करीब, है ना। 21 - 5 अप्रोक्स 16% के करीब। कौन सा ऑप्शन है, आंसर है कि नहीं भाई। तो ये बढ़िया सवाल, और इसी तरीके से आपको करना है कि पहला आप कुल डिस्काउंट निकालो, फिर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लीजिए। बताइए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 7 8 9 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 6 7 और 8 शेषफल प्राप्त होता हो। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, डायरेक्टली संख्या पूछिए, 100% ऑप्शन से होगा सवाल। बताओ, आसान सा नंबर पकड़िए भाई, वो संख्या बताने जिसको 10 से भाग करने पर शेषफल क्या आता हो, 10 से भाग करने पर 8 आता हो, यानी कि यहां तो 2 आएगा, 10 से भाग करने पर 8 शेषफल इसी ऑप्शन में आएगा। इसको 10 से भाग करोगे, एंड में 8 है, 8 शेषफल बच जाएगा, आंसर है ना। 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 7, यानी कि 9 से भाग करने पर शेषफल 7 है। उस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, 7 होगा डिजिटल सम। डिजिटल सम निकाल लो आप, देखिए 8 1 9 2 5 7, 7 डिजिटल सम है ना। यही आंसर है। आइए सवाल नंबर 11, 22,500 रुपए की राशि पर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ दर पर 5724 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, जो एनुअली कंपाउंड होता है। उस राशि पर 4 वर्ष तक समान दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। समझे, बहुत बढ़िया सवाल है। आपसे क्या पूछा, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। देखो ध्यान से सुनिए, पहली लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको प्रिंसिपल दिया है 22,500 रुपए। 22,500 रुपए पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 5724 रुपए, जो एनुअली कंपाउंड होता है। उसी राशि पर यानी कि 22,500 पर ही 4 साल का सेम रेट से
सेम रेट से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो आपको प्यारे बच्चों प्रिंसिपल तो दिया, ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल 22,500 है, 22,500 क्या है? 9 का मल्टीपल, 225 में क्या आता है? 9। तो आंसर भी 9 से कटने वाला आएगा। ये 9 से कटता है, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता। आंसर क्या होना चाहिए है बच्चों? सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया सवाल है। और आप देखो असिस्टेंट ऑपरेटर का आया हुआ है, सभी इसी एग्जाम के सवाल हैं आज। देखिए आप बताओ प्रिंसिपल कितना है सचिन? 22,500 रुपए। 22,500 रुपए पर ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 22,500 पर 5724। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? गुणा। तो आप ये पता कर लो कि 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है ना। तरीके और भी है पर मैं आपको ये बताता हूं। ये कट गया बच्चे, है ना। 7 2 9 5 4 9, 9 से कट जाएगा है भैया। 9 छिक्का 3 2, 9 ते 27 और 5 9 छिक्का 54, 9 से 225, 25 बार। तो 636 को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50। 25 पंजे 125, 10 11 25 चौका 100, 25 चौका 100 है ना। 25.44%। आप बताओ अगर 2 साल में आपको 25.44% ब्याज मिला है सचिन, तो ब्याज की दर क्या होगी? 10 का भाई 2 बार सक्सेसिव करने पर आएगा। 10 का 2 बार सक्सेसिव क्या होता है? 21। 21 से ज्यादा होगा भाई। 11% का 2 बार सक्सेसिव नहीं आएगा, ये 12। ब्याज की दर होगी 12% पर एनम। देखते ही पता लगना चाहिए। 12 का 2 बार सक्सेसिव क्या होगा? 12 प्लस 12 24 प्लस 12 गुणा 12 144 बटे 100, 1.44। तो ब्याज की दर क्या आ गई? 12% पर एनम। आपको निकालना है उसी प्रिंसिपल पे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 22,500, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 12%। तो 4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा फिर? तो 22,500 का 48%। ठीक बच्चों। और आप देख पा रहे हैं कि जो भी आंसर है 9 का मल्टीपल तो है ही पहला ऑप्शन, है ना। लेकिन ये मेथड आपको जरूर आना चाहिए, गजब का ट्रिक है प्यारे बच्चों, है ना। आइए सवाल नंबर 12। जब 25 की पावर, ये लिखा हुआ है 25 है ना, 25 की पावर 25 को 26 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 25 की पावर 25 को 26 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बताओ प्यारे बच्चों फटाफट। अब आप देखो जब आप 25 को 26 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? -1। और ये -1 की पावर क्या है? 25 यानी कि ऑड, तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 है ना। रिमाइंडर -1 आया तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 26 से भाग कर रहे हैं तो -1 में 26 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25। आओ, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1657 और 2037 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे, है ना। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 1657 को भाग दू तो 6 शेष फल आए, 2037 को भाग दू तो 5 शेष फल आए। अब एक बार बताओ 1657 को डिवाइड करने पर अगर 6 शेषफल बचता है तो 1657 में से अगर 6 घटा दूंगा तो 1651 को डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा, है कि नहीं। अगर 2037 को डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचता है तो 2037 में से अगर 5 घटा दूं तो 2032 को डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो मुझे वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन दोनों को डिवाइड करने पर कोई शेषफल ना दे, यानी कि इन दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करे। सबसे बड़ी यानी कि मुझे क्या निकालना है? इनका एचसीएफ निकालना, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। देखो 1651 क्या है? 2032 इवन नंबर है। 1651 एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तो 1651 क्या कभी भी इवन नंबर से कटेगा? क्या 11 कभी 2 से कट सकता है? नहीं। तो 1651 ने 124 से कटेगा, ना 132 से, ना 114 से। क्या आंसर हो सकता है? केवल एग्जैक्ट पेपर का सवाल और एग्जैक्ट ऑप्शन है। एचसीएफ निकालने का तरीका भी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो हम क्या लेंगे? इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या आएगा भाई? ये घटा दो 2032 में से 1, 13 - 5 8 है,
और ये कितना बच जाएगा भैया आपका 381। एचसीएफ या तो 381 होगा या 381 का फैक्टर। 381 का फैक्टर ऑप्शन में ये 127 दिया, तो ये आंसर होना चाहिए ना। ये भी तरीका है। एक आम की कीमत 7 रुपए और एक कीवी की कीमत 5 रुपए है। थारुण इन फलों पर 38 रुपए खर्च करते हैं। खरीदे गए आमों की संख्या क्या है? कितने आम खरीदे? समझे? बताओ। बढ़िया सवाल है ये, कुछ भी नहीं दिया इसमें। एक आम की कीमत 7 रुपए है और एक कीवी की कीमत है 5 रुपए। टोटल 38 रुपए थारू ने खर्च किए, तो आम कितने खरीदे हैं सचिन? मान लो एक आम उसने खरीदे हैं एक्स और उसने कीवी खरीदे हैं, एक आम की कीमत 7 रुपए, तो एक्स आम की कीमत क्या होगी? कीवी खरीदे हैं उसने वाई, एक कीवी कीमत 5 है, तो वाई कीवी कितने के आएंगे? 5 वाई के। और टोटल कितना पैसा खर्च किया? 38। ठीक बच्चों, तो यहां एक इक्वेशन है, वेरिएबल दो में, सॉल्व कैसे होगा? ध्यान सुनिएगा। एक्स और वाई का मान हमेशा पूर्णांक आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है भाई साहब मैं तो आज 2.4 आम खरीद के लाया हूं? नहीं ना, एक्स और वाई का जो भी मान आएगा पूर्णांक आना चाहिए। यानी कि ऐसी वैल्यू यहां पे क्या पूछा है? आमों की संख्या, एक्स का मान पूछा है ना, एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करे, एक्स और वाई की वैल्यू, लेकिन पूर्णांक रहे। क्या रहे? एक्स का मान निकालना है। सवाल में एक्स की वैल्यू दी है, अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा सचिन, तो y बराबर क्या आएगा? 38 माइनस 7x बटे 5। तो बेस्ट तरीका ऑप्शन से, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मान लो अगर आपने एक आम खरीदा, x की वैल्यू कितनी है? 1। x की जगह 1 रखोगे तो 38 माइनस 7 32 बटे 5, 6.4 है। सॉरी 38 माइनस 7 31 बटे 5, 31 बटे 5 आएगा 6.2। क्या आप 6.2 कीवी खरीद सकते हो? नहीं। तो ये वाला आंसर 2 लेते हो तो 38 माइनस 7 दूनी 14, 38 माइनस 24 बटे 5, इतने कीवी नहीं खरीद सकते 24 बटे 5, ये भी आंसर नहीं है। 4 लेते हो तो 38 माइनस 28 10 बटे 5, यानी कि आ गया ना इंटीजर, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप x का मान 4 लेते हो तो 7 चौक 28, 38 माइनस 28 10 बटे 5 2, तो कीवी 2 आ रहे हैं। आम 4 खरीद लो, कीवी सेटिस्फाई हो गया। तो ये है प्यारे बच्चों तरीका, ये स्पेशल सवाल है। आइए, कुछ धनराशि पी को 21 दिनों के लिए या क्यू को 28 दिनों के लिए भुगतान के लिए पर्याप्त है। पी और क्यू दोनों को भुगतान करना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सवाल है। कुछ पैसा है, उस पैसे में पी से आप 21 दिन काम करा सकते हो और उसी पैसे से आप क्यू से काम कराओगे तो 28 दिन काम करा सकते हो। दोनों को अगर पेमेंट करना है, यानी कि दोनों से काम करवाना है, तो कितने दिन के लिए ये पैसा चल जाएगा? भाई जितने दिन में दोनों मिलकर काम कर देंगे। पी और क्यू मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? पी 21 दिन में करता है, क्यू 28 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई, 21 गुणा 28 बटे 21 प्लस 28 यानी कि 49। कितना आएगा? 7 या 21, 7 7 49 और 7 चौक 28 यानी कि 12 दिन। तो बढ़िया सवाल है ना, अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है और मैं आपको जबरदस्त लेवल की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आओ बच्चों, प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 150 तक, ये क्या है? प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याएं। इनका औसत क्या आएगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, ये आएगा ना। 1 और 150 को जोड़ के आधा कर दीजिए, 151 का आधा कितना? 75.5। ये सीधा शॉर्टकट है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या आएगा? n प्लस 1 बटे 2। ये देखिए सवाल नंबर 17। एक संख्या 2 अंकों से बनी हुई है। यदि अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं और मूल संख्या में नई संख्या जोड़ दी जाती है तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमेशा किससे कटेगा? ये 11 से कटेगा, ठीक है ना, हमेशा। आप यहां वैल्यू लेके भी कर सकते हो और वेरिएबल लेके भी, है ना बच्चों। मान लीजिए आपने एक संख्या 2 अंकों की ले ली 83, इसके अंकों को पलटने से क्या बन जाएगा? अंक को स्थान बदल लेंगे तो 38 बन जाएगा।
अब ये ओरिजिनल नंबर में जोड़ दो, 83 में 38 जोड़ दो तो क्या आएगा, 121, 121 आ गया। 121 9 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, किससे कट रहा है, हमेशा 11 से कटेगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। चलिए ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 18, करो। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का बेस्ट क्वेश्चंस मैं कहूंगा, बेस्ट। ये सवाल दे दिया जाए तो 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे। सेम सवाल एसएससी सीजीएल 2023 प्री में आया था, वहां से पेपर ने उठाया ये। कच्चे माल की कीमत 15% बढ़ गई है, श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 30% हो गई। कच्चे माल के उपयोग में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि लागत समान रहे। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ रहा है। द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज गॉन अप बाई 15%, रॉ मटेरियल की कीमत 15% बढ़ गई। लेबर कॉस्ट हैज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो बात समझिए, मान लो आपको कुछ सामान बनाना है, मान लीजिए आपको मोमबत्ती ही बनानी है ना, तो मोमबत्ती बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कच्चा माल खरीद के लाओगे दिल्ली से, जिसे क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल। लेकिन कच्चे माल से अपने आप तो मोमबत्ती बन नहीं जाएंगी, फिर आप मोहल्ले के बालकों को बुला के क्या करवाओगे, उनसे मोमबत्ती बनवाओगे, यानी कि लेबर कॉस्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि किसी भी सामान को बनाने में जो खर्चा आता है वो कैसे निकाला जाता है, कच्चे माल की कीमत प्लस लेबर कॉस्ट, कच्चा माल की कीमत प्लस श्रम की लागत, तब जाके बनता उस सामान का टोटल कॉस्ट, ऐसी तो निकलता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल में पहली लाइन में बोला गया कच्चे माल की कीमत 15% बढ़ गई। अब देखो, जितना ज्यादा कच्चा माल होगा उतनी ज्यादा लेबर लगेगी, खूब सारा मोम खरीद के लाए तो ज्यादा बालक लगाने पड़ेंगे, यानी कि लेबर कॉस्ट भी ज्यादा आएगा। रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने, रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ने से लेबर भी आपको ज्यादा लगानी पड़ती है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ता है। तो यही बोला है, लेबर कॉस्ट हैज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पहले लेबर कॉस्ट रॉ मटेरियल का 25% था, अब लेबर कॉस्ट रॉ मटेरियल का क्या हो गया 30%, है ना। पहले लेबर कॉस्ट रॉ मटेरियल का 25% था, 25% यानी कि 1/, यानी कि अगर पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट 4 रुपए था तो लेबर कॉस्ट कितना था 1, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था 5। ये है ना सचिन। अब चूंकि हमें यहां पे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना कब आसान होगा, जब 2 जीरो चुपका लोगे। यानी कि रॉ मटेरियल का खर्चा अगर 400 था तो उस पर लेबर कॉस्ट बैठेगी 100 रुपए की, है ना, 400 का 25% और टोटल खर्चा आएगा 500। अब हुआ क्या, अब पहली लाइन पढ़ो, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज गॉन अप बाई 15%, रॉ मटेरियल का प्राइस 15% बढ़ गया। रॉ मटेरियल का प्राइस है 400, 400 को 15% बढ़ाओगे कितना आ जाएगा 460, है ना। 400 का 15% 60 होता है, 460 हो गया। नाउ पहले लेबर कॉस्ट कितना था रॉ मटेरियल का 25%, 400 का 25% 100। अब जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट अब क्या होगा रॉ मटेरियल का 30%, रॉ मटेरियल का 30%, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना 460, तो 460 का 30% कितना है, अब बताओ 46 दिया 138, यानी कि अब टोटल कॉस्ट कितना आएगा प्यारे बच्चों सामान बनाने में, 460 में 138 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 598। अब टोटल कॉस्ट क्या आ गया 598। तो पूछा है, असली सवाल इसके, कच्चे माल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि लागत समान रहे। कच्चे माल का उपयोग कितना प्रतिशत कम करें ताकि लागत समान रहे। देखो, कच्चा माल अगर कम करोगे तो रॉ लेबर कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होगा, है ना बच्चों। ये दोनों कीमत साथ साथ कम होंगी कि नहीं, क्योंकि रॉ लेबर किस पे डिपेंड कर रहा है रॉ मटेरियल पे। यानी कि आपको ये कम क्या करना है टोटल कॉस्ट, है कि नहीं। ये टोटल कॉस्ट 598 को कितना कम करें कि लागत सेम 500 बन जाए, ये है कि नहीं। तो 598 को 500 पे लाना तो कितना कम करना होगा 98 बटे 598 इंटू परसेंटेज में 100%। ये कैलकुलेशन थी, ये वाकई में
मैं पहले बोल दिया कि ये 90%, 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको पेपर में, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही वो हैं अप्रोक्स देखते हैं, देखिए 100 से 598 लगभग 6 बार जाएगा, है ना। और 6 से 98 लगभग 16 छिक्कम 96, 16 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो आंसर क्या है 17%। ठीक है बच्चों, चलिए। और आया हुआ सवाल है, मैंने नहीं करा अपनी मर्जी से, ठीक है। यदि आप 1 से 100 तक की सब संख्याएं लिख लें तो 3 कितनी बार लिखेंगे? 1 से 100 तक सारे नंबर लिख लो तो हर डिजिट 20 बार आएगा। हर डिजिट कितनी बार आएगा? 20 बार। केवल 1 ऐसा डिजिट है जो 21 बार आएगा। 1 में भी आ गया और देखो 100 में भी आ गया, 100 में भी आ गया ना एक्स्ट्रा, इसलिए 100 1 21 बार आएगा, बाकी सब 20 बार आएगा। ऐसा क्यों? जैसे आप 3 की बात करते, 3 कहां कहां आएगा? एक तो 3 की लड़ी में आएगा 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39। तो ये आ गया 3 की स्टार्टिंग वाली लड़ी। कितनी बार आ गए? 10 बार। एक एंड वाली लड़ी में आएगा, एंड वाली लड़ी में देखो 03, 03 के बाद 13, 23 और आखिर में कहां पे ये 93 एंड वाली लड़ी में आएगा। और तो कहीं हम काउंट नहीं करेंगे, या तो स्टार्ट में आएगा या 3 एंड में आएगा। है बच्चों, कंफ्यूज हो सकते हो आप 33 पे। 33 का शुरू का 3 यहां काउंट किया है, बाद का 3 यहां काउंट किया है, दोनों काउंट मिक्स नहीं करे हमने, समझे ना बच्चों। तो 10 बार 3 शुरू में, 10 बार 3 एंड में, टोटल कितनी बार आएगा? समझे ना? कोई दिक्कत? करिए 20वां सवाल। एक गैरिसन में 3 प्रकार के सैनिक हैं, ठीक है। पहली तरह के 66 सैनिक, दूसरी तरह के 110 सैनिक और तीसरी तरह के 242 सैनिक है। इन सैनिकों को समान पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में सैनिक हो। आर्मी का डिसिप्लिन है, 3 अलग अलग टुकड़ी है सैनिकों की, उनको पंक्तियों में सेट करना, लेकिन हर पंक्ति में सैनिक समान होनी चाहिए, लाइन छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। और प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार का सैनिक हो, ऐसा नहीं कि, है ना, जाट और गुजर रेजिमेंट मिक्स हो गया, अलग अलग रहना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की अधिकतम संख्या कितनी रखी जा सकती है? हर पंक्ति में अधिकतम कितने सैनिक रखे जा सकते हैं? तो 3 पंक्ति हैं, सॉरी 3 जो हैं सैनिक हैं। सैनिक है 3 प्रकार के, पहली में 66 है, दूसरी तरह के सैनिक 110 और तीसरी तरह के। अब मुझे इनको पंक्तियों में सेट करना है, लेकिन हर पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान रहे और मैक्सिमम रहे। तो ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड भी करे और बड़े से बड़ा भी हो, यानी कि इनका एचसीएफ निकालना था। बताओ इनका एचसीएफ क्या आएगा? तो 22 का पहाड़ा है, 22 तिया 66, 22 पंजे 110, ये 22 से 11 बार, है ना, सीधा देखते ही पता चल रहा था। ये करेंगे 21वां सवाल। नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बेचा जाता है, शेष का रिमेनिंग का 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गया। यदि 75 नोटबुक अभी भी बिना बिकी हैं, अभी भी 75 नोटबुक नहीं बिकी है, रिमेनिंग है बच्चों, तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी? जहां भी शेष शब्द आएगा वो सवाल कैसा है? सक्सेसिव का, है ना। अब बताओ, आपकी एक दुकान है तो नोटबुक का एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बेचा जाता है। कितना बेचा जाता है सचिन? 2/5। 2/5 बेचने का मतलब है 5 नोटबुक थी, 5 में से 2 बेच दी, तो बची कितनी? 3। फिर आपने रिमेनिंग का 3/4 दूसरे दिन बेच दिया, 3/4 बेच दिया, 4 में से 3 बेच दिया, तो बचा कितना? 1/4। सीधी सीधी गुणा करेंगे, 3 एकम 3/20, यानी कि अगर शुरुआत में 20 नोटबुक थी तो फाइनली कितनी बची? अब फाइनल बचती कितनी है? 3 की वैल्यू 75 है, 25 गुना, तो 20 की वैल्यू 25 गुना क्या आएगा? 500 नोटबुक थी स्टार्टिंग में, है ना। डी ऑप्शन ये बताएंगे। सवाल नंबर 22। कितने अच्छे सवाल लिए आज हैं। नागपुर की वयस्क आबादी में से 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। वयस्कों की कुल आबादी का कितना प्रतिशत विवाहित है? मान ले कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है, और इसके विपरीत भी सत्य है ना, वाइस वर्सा। वयस्क मतलब एडल्ट। देखो नागपुर सिटी में
मेल भी रहते हैं, फीमेल भी रहते हैं। मान लीजिए कि नागपुर सिटी में टोटल मेल हैं, कुल पुरुषों की संख्या m है और कुल महिलाओं की संख्या f है ना बच्चों। अब बताओ ये महिला की शादी पुरुष से होगी और पुरुष की महिला से, यानी कि जितने पुरुषों की शादी हुई होगी उतनी ही महिलाओं की शादी हुई होगी कि नहीं। अब बताओ अगर पुरुष टोटल m है, पुरुष में से कितने शादीशुदा है, m का 45%, महिलाएं कितनी शादीशुदा है, फीमेल पॉपुलेशन का 25%। तो जितने मैरिड मेल हैं उतने ही मैरिड फीमेल है, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो यहां से नागपुर सिटी में रहने वाले मेल और फीमेल की संख्या का क्या आ जाएगा, रेशियो। मेल और फीमेल की टोटल संख्या का रेशियो आएगा। किससे कट गया जी, मेल बटे फीमेल, 5 बच्चे 25, 5 नाम 45, 45 इधर जाएगा, एफ इधर आएगा, 25 बटे 45 कितना आ गया, 5:9। ये मेल फीमेल की संख्या का रेशियो है। पूछा यह है कि नागपुर शहर में मिलाकर कुल वयस्कों की कुल आबादी का कितना परसेंट आबादी जो है विवाहित है। कुल आबादी का मतलब क्या होता है, मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितने परसेंट मैरिड है, आपसे पूछा है। बीच में क्या आ रहा है, प्लस, जहां प्लस वहां लगा डेविएशन। बताओ मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 5:9 है। मेल कितने मैरिड हैं, 45%, फीमेल कितनी मैरिड हैं, 25%। अब बताओ कुल मैरिड लोग कितने हैं, मेल 5 का 45% यानी कि 225% मैरिड है, फीमेल भी इतना ही आना चाहिए, 9 का 25% यानी कि 225, 225 प्लस 225 450% मैरिड है। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितना, 5 + 9 तो बटे क्या आएगा, 14। तो 450 को 14 से भाग देंगे, 14 तिया 30 है, 14 दूनी 28, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, खत्म। एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ जाती, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत आसान सवाल है प्यारे बच्चों, लिखना भी नहीं चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², है ना, पाई तो फिक्स नंबर है, तो क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या के वर्ग पे, त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है। अब आपने वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी है तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यहां पर रेडियस का स्क्वायर हो रहा है ना, 2 बार हो रहा है, रेडियस की 2 बार गुणा, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 5 का सक्सेसिव, 5 का 2 बार सक्सेसिव, 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, यानी कि 10 और ये 25/100 0.25, तो वृत्त का क्षेत्रफल 10.25% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये बताएंगे बच्चे। 24वां सवाल है, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 की परीक्षा का पूछा गया सेम टू सेम क्वेश्चन। बेल्लारी में 4/5 मतदाताओं ने सोनिया को वोट देने का वादा किया, बाकी ने सूजी को वोट देने का वादा किया। भाई मैं तो सूजी को ही दूंगा, ठीक है बच्चों, सोनिया को ना दें में हम, ये सोनिया है और ये सूजी है। तो बेल्लारी में प्यारे बच्चों 4/5 मतदाताओं ने सोनिया को वोट देने का वादा किया, बाकी ने सूजी को वोट देने का वादा किया। सूजी तो हार रही भाई। इन मतदाताओं में से 10% मतदाता जिन्होंने सोनिया को वोट देने का वादा किया था उन्होंने चुनाव के दिन वोट ही नहीं दिया। सब चुट्टा लोग जो है वोट डालने नहीं गया, सब मुर्गा खा के बैठ गया। जबकि 20% मतदाता जिन्होंने सूजी को वोट देने का वादा किया था उन्होंने चुनाव के दिन वोट नहीं दिया। यदि सोनिया को 216 वोट मिले तो कुल पड़े वोटों की संख्या क्या है। भाई सोनिया को 216 वोट मिले हैं तो कुल वोट तो 216 से ज्यादा ही डले होंगे ना, तो या तो आंसर सी होगा या डी, है कि नहीं बच्चे। देख लेते एक बार, 4/5 मतदाताओं ने सोनिया को वोट देने का वादा किया था, यानी कि अगर टोटल मान लो 5 मतदाता हैं तो 5 में से सोनिया को कितने ने सपोर्ट कर रहे हैं, 4, बाकी सूजी को। और मुझे यहां परसेंटेज निकालना है, 10% और 20%, तो एक 0 बढ़ा लेते हैं, 40 और ये ऐसा कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत। तो सोनिया को वादा किया था 40 लोगों ने वोट देने का, सूजी को 10, लेकिन हुआ क्या, 10% मतदाता जिन्होंने सोनिया को वोट देने का वादा किया था वोट ही नहीं डाला। 40 का 10% क्या होता है, 4 लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो सोनिया को कितने लोगों ने वोट डाला फिर सचिन, 36 यूनिट।
सूजी को, जबकि 20% मतदाता जिन्होंने सूजी को वोट देने का वादा किया तो उन्होंने चुनाव के दिन वोट नहीं दिया। सूजी को कितने लोग प्रॉमिस किए थे वोट देने का? 10 का 20%। 2 लोगों ने वोट ही नहीं डाला, यानी कि सूजी को कितने लोगों ने वोट दिया? 8। सोनिया को कितने वोट मिले? 36 किलो 216, 6 गुना। सूजी को कितने वोट मिले होंगे? 8 का 6 गुना 48। पूछा है कुल पड़े वोटों की संख्या, है ना, ये नहीं पूछा कितने वोटर से, कुल कितने वोट पड़े। 216 सोनिया को और 48 सूजी को, तो कुल कितने वोट पड़े? 264। ये आंसर है। देखो अच्छा सवाल है ना, आया था असिस्टेंट ऑपरेटर में, यही लेवल रहेगा। आखिरी सवाल करते हैं, बताइए 25वां। ए बी और सी का माध्य है एम में। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है। पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं जो हर बच्चा समझ पाए। 3 संख्याएं हैं ए बी सी सचिन, ए बी सी का माध्य यानी कि एवरेज या मीन एम में, तो 3 संख्याओं का एवरेज एम में, तो 3 संख्याओं का योग क्या आएगा? 3m, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है। आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य पूछा, आप बताओ क्या फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी का? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर इस फॉर्मूले में देखें प्यारे बच्चों तो क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी तो 0 है, ये 0 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी 3m, ए प्लस बी प्लस सी 3m, 3m का होल स्क्वायर क्या आएगा? 9m स्क्वायर। तो 9m स्क्वायर बराबर क्या आ गया सचिन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योग पूछा होता क्या आ जाता? पूछा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एवरेज। एवरेज मतलब तीनों संख्याओं को पहले जोड़ो फिर 3 से भाग करो। ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य है, और यहां भी 3 से भाग करेंगे, क्या आएगा आंसर? तो आंसर है 3m। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, पर कांस्टेबल वाले कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं है, तो मैं बेसिक ही बताया हूं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये समाप्त हो गया पूरी तरीके से। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये आज का टेस्ट था। आपने कितने सवाल सही करे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी क्वालिटी कोई मैच नहीं कर सकता जो मैंने सवाल और सॉल्यूशन कराए। पूरा गणित आपको पढ़ना, ये सब तरीके आपको जानने, बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा जो मैथ स्पेशल बैच आता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास जो है यहाँ पे अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लास बेस्ट ऑप्शन है गणित सीखने के लिए। 999 अब तो ऑफर भी चलता रहता है, उससे भी कम फीस में एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट सब एग्जाम की गणित मजबूत हो जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस मॉक टेस्ट को देखने के लिए। बाय।